जो टेस्ट के बाद से बात आती है, कोर्ट के जुरिसडिक्शन पे यदि कोई रोक लगाई गई, कोई बार किया गया, उस पर रोक लगाया गया बार ऑफ जुरिसडिक्शन पे। इस मामले में भी हम लोग ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिए गए उसके सहारे हम लोग आगे बढ़े, जो अनाउंसमेंट है उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। भाटिया CSC लिमिटेड वर्सेस पटेल का मामला है, AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 16 पे। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सिविल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, ऑल्दो एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी it may eventually turn out that it has no jurisdiction over the matter। ये चीज बात इसमें ये बात बताई क्लियर हुई कि ठीक है कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, लेकिन ये तय कौन करेगा कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं। आप सभी जानते होंगे कोर्ट इज द बेस्ट जज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन। कोर्ट ही जो है वो सबसे बेहतर जज है अपने जुरिसडिक्शन के ऊपर निर्णय लेने में। अनुभव के द्वारा या कोर्ट में फंक्शनिंग के दौरान भी आप ये पाते होंगे कि जब जुरिसडिक्शन का मैटर आता है तो ये आप ही तय करते हैं कि आपको इस मामले में सुनवाई का जुरिसडिक्शन है या नहीं है। तो ठीक है कि वो लगता हो किसी मामले की अपरेंटली ये लगता हो, प्राइमा फेसी ये लगता हो या प्लेंटली पढ़ने से ये लगता हो कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन इस पे भी एक फॉर्मल डिसीजन कोर्ट का आना आवश्यक है। तो कोर्ट को ये तय करना है कि उसका जुरिसडिक्शन इस किसी मैटर में है या नहीं। किसी ऐसे मामले में जिसमें कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है, उस मामले में भी कोर्ट का एक लिमिटेड जुरिसडिक्शन है ये तय करने के लिए कि उसका जुरिसडिक्शन नहीं। तो यहाँ पे ये चीज तय करने का जुरिसडिक्शन सिर्फ कोर्ट को है, जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। आगे ये बात राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड अनदर वर्सेस बालकुन बैरवा, ये 2009 ब्रैकेट में 3 सिविल LJ 300 SC के मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा, जैसे कि पहले जो चर्चा की गई कि जुरिसडिक्शन के मामले में जो भी एड्रेस उसको किया जाएगा उसमें ये देखा जाना है कि कौन सा राइट और ऑब्लिगेशन है जो कि इन्फोर्स कराया जाना चाहा गया है। पहली चीज तो होगी कि कोर्ट को अपना जुरिसडिक्शन तय करना है, कोर्ट को भी अपना इस मामले में बेस्ट जज है। दूसरी बात ये बताएगी कि जुरिसडिक्शन के पॉइंट को तय करने के लिए कोर्ट क्या देखेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सूट यदि फाइल किया जाता है तो किसी राइट को इन्फोर्स करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे उसी राइट को एक आधार बनाया गया, उसी राइट के आधार पर ये डिसीजन लेने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, और उसी राइट के आधार पर कोर्ट को यह तय करना है कि क्या उस मामले में उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं। ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि जुरिसडिक्शन का इशू तय करने के लिए या जुरिसडिक्शन के पॉइंट को तय करने के लिए उस राइट को देखा जाना आवश्यक होगा जिसको कि कोई पार्टी उस कोर्ट के माध्यम से इन्वोक कराना चाह रही है। कोर्ट चाह रही है कि उस राइट के बारे में पार्टी ये चाह रही है कि कोर्ट उसके राइट के बारे में कोई फैसला दे, या यदि उसके राइट पे कोई इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो उसको बचाए या डिफेंडेंट को उस इन्फ्रिंजमेंट किए जाने से रोके। यहाँ पे फिर वही राइट टू सू वाली जो बात पहले चर्चा की गई उसका नेचर भी देखा जाना जरूरी है कि वो राइट क्या वो जो सेक्शन 9 में जो प्रॉपर्टी की बात बताई गई उससे रिलेटेड है या नहीं, या जो राइट टू ऑफिस बताया गया उससे रिलेटेड है या नहीं। यदि इन दोनों से रिलेटेड नहीं है तो कोर्ट का जुरिसडिक्शन इस मामले में नहीं होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने भी एक ग्राउंड एक टेस्ट बता दिया, एक आधार बता दिया ऑनरेबल कोर्ट ने कि जुरिसडिक्शन का पॉइंट यदि हमको डिस्कस करना है या उस पर अपना कोई डिसीजन देना है तो उस मैटर में हमें उस राइट पर विचार किया जाना होगा जिस राइट को प्लेंटिफ या पार्टी कोर्ट से ये अपेक्षा कर रही है कि उस पर कोई कोर्ट फैसला दे या उसको इन्फोर्स करे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले भी चर्चा की गई कि किसी एक्ट या स्टैट्यूट के माध्यम से यदि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार करना है तो या तो वो एक्सप्रेसली इसमें लिखा होगा कि सिविल कोर्ट का ऐसे जुरिसडिक्शन नहीं होगा या इम्प्लाइडली होगा। तो जहाँ पे एक्सप्रेसली ये बार किया जा रहा है वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ ये इम्प्लाइडली बार किया जा रहा है वहाँ पे एक्ट में ये चीज़ क्लियर कट अपना मेंशन होना चाहिए, विद नेसेसरी इम्प्लीकेशन वो बार किया जाना चाहिए,
जिससे कि कोई संदेह वाली स्थिति ना हो और उसके पढ़ने से ये चीज़ क्लियर हो कि इस मामले में एक्ट की मंशा ये है कि कोर्ट का जुरिडिक्शन बार किया जाए। इस निष्कर्ष के अलावा और कोई इस मामले में निष्कर्ष न निकले। यदि कोई दुविधा वाली बात है या कोई एम्बिग्विटी रह जा रही है या कोई और दूसरा निष्कर्ष इस मामले में निकल सकता है, तो ये नहीं माना जाएगा कि एक्ट की मंशा सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन को बार किया जाना है। ये उस मामले में लागू होगा ये सिद्धांत जहाँ पे कि एक्ट में एक्सप्रेस रूप से सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन से बाहर नहीं किया गया, बल्कि इम्प्लाइडली ये बताया जा रहा है कि सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बाहर होगा। एक धूला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मामला है 1969, पेज नंबर 78 का। इस मामले में सेक्शन 9 के ऊपर जो भी प्रोनाउंसमेंट थे ऑनरेबल कोर्ट के, उस पर चर्चा की गई विस्तार से, और जो भी प्रोनाउंसमेंट में जो फॉर्मूला बताए गए, जो सिद्धांत बताए गए या जो पॉइंट बताए गए, जो ग्राउंड्स बताए गए, जिसके आधार पर कोर्ट के जुरिडिक्शन को तय किया जाना है या ये तय किया जाना है कि इस मामले में सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन किसी एक्ट से कार्व आउट कर दिया गया या सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन पे बार क्रिएट किया गया, उस बार क्रिएट किया गया, उन सारे मामलों को इसमें समाहित किया गया है, एक जगह इसको कंपाइल किया गया है और वो 7 पॉइंट्स इसमें बताया गया है, 7 पॉइंट्स के रूप में इस वाले मामले में बताया गया है। तो जो पहला मामला है, जैसे पहले भी हम लोगों ने जो चर्चा की, इसमें जो 2 टेस्ट बताए गए थे वही इसमें भी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला बताया है इसमें कि जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स जो है किसी स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर को फाइनल बता दे रहा है, जहाँ ये व्यवस्था की जा रही है किसी इंस्टीट्यूट में कि उस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो यदि ट्रिब्यूनल गठित की गई है और वो ट्रिब्यूनल जिस मैटर को देखने के लिए गठित की गई है, उस ट्रिब्यूनल के सामने जो मैटर लाए जा सकते हैं जिस मैटर पे ट्रिब्यूनल को एडजुडिकेट करना है, उस मैटर पे यदि कोई ट्रिब्यूनल फैसला देती है या कोई ऑर्डर पास करती है तो वो फाइनल होगा। यदि ऐसी व्यवस्था उस एक्ट में कर दिया जा रहा है, एक्ट में ही कर दी गई है ये व्यवस्था, तो वहाँ पे सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार करेगा। यानी कि उस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के फाइनलिटी के आधार पे सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन को बार किया जाने की बात इसमें बताएगी। यदि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को फाइनल मान लिया गया तो वहां पे सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार करेगा। लेकिन सिर्फ फाइनल मान लेने की सिर्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को फाइनलिटी दे देने मात्र से ही सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार नहीं करेगा। जो इसके साथ साथ और भी जो चीज देखी जानी है कि क्या इसमें एक पर्याप्त रेमेडी वाली बात आ रही है इसमें, कि जो भी रेमेडी उस ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाना है किसी एग्रीड पर्सन को, वो पर्याप्त है, वो सफिशिएंट है। तो सफिशिएंसी ऑफ रेमेडी की भी बात इसमें बताएगी कि जैसे कि पहले भी चर्चा की गई कि यदि ट्रिब्यूनल के द्वारा जो भी ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, या ठीक है कि वो फाइनल हो, लेकिन क्या वो ट्रिब्यूनल जो रेमेडी दे पा रहा है या जिस रेमेडी को देने के लिए ऑथराइज किया गया ट्रिब्यूनल को, वो रेमेडी इतना सफिशिएंट है कि उसके बाद से फिर जो भी प्लेंटिफ के राइट हैं, जो भी उसके ग्रीवांस है, वो सारे खत्म हो जा रहे हैं, या उसका जो सफिशिएंसी है ट्रिब्यूनल के द्वारा जो भी रेमेडी दिए जाने की सफिशिएंसी है वो एट पार है सिविल कोर्ट के। यानी कि ट्रिब्यूनल के द्वारा जो रेमेडी दी जाए वो वही उसी स्तर की रेमेडी दे पाने में वो ट्रिब्यूनल सक्षम है या नहीं, जो कि नॉर्मल कोर्स में सिविल कोर्ट देगा। यानी कि यदि वो जो उस सब्जेक्ट मैटर पे सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं हटाया गया होता तो सिविल कोर्ट उस मैटर में जो रेमेडी दे सकती थी, क्या वो रेमेडी या उस स्तर की रेमेडी या उतनी पर्याप्त रेमेडी वो ट्रिब्यूनल दे पाने में सक्षम है या नहीं। तो ये 2 टेस्ट इसमें बताए गए। ये तो यदि वो फाइनल कर दिया गया हो, और दूसरे उसके द्वारा उस ट्रिब्यूनल के द्वारा दी गई रेमेडी एट पार है या नहीं अथवा सिविल कोर्ट के। जो पहला पॉइंट बताया गया उसमें एक और चीज ऐड करना आवश्यक होगा कि जो टेस्ट इसमें बताए गए, एक तो फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल हो गया और दूसरे सफिशिएंसी ऑफ रेमेडी हो गई। इसके आधार पर सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन
बार किया गया। ये चीज़ यदि सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन के संदर्भ में देखा जाना है कि क्या उसको बार किया गया है या नहीं, तो ये 2 टेस्ट इसमें बताए गए। लेकिन यदि ये दोनों चीज़ें भी रहें तो इसका मतलब ये नहीं कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन हर मामले में बार कर गया। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है इसमें कि इसके बावजूद भी सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन लिमिटेड पर्पस के लिए बना रहता है। यदि कोई ऑर्डर पास किया गया ट्रिब्यूनल के द्वारा और उसमें वो जो भी एक्ट जिसके द्वारा वो ट्रिब्यूनल बनाया गया या जो भी स्टैट्यूट जिसके द्वारा वो ट्रिब्यूनल बनाया गया, उस एक्ट में दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं किया गया या लॉ के जो सेटल प्रिंसिपल हैं उसका पालन नहीं किया गया और उसको बिना पालन किए एक ऑर्डर पास किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उस चीज़ को चैलेंज देने की व्यवस्था है। उस चीज़ को चैलेंज दी जा सकती है सिविल कोर्ट में, यानी कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन ऐसे मैटर में होगा जहाँ पे कि ट्रिब्यूनल के द्वारा उस एक्ट या स्टैट्यूट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया या लॉ के जो सेटल प्रिंसिपल है उसका पालन नहीं किया गया। जो दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा वो ये है कि जहाँ पे कि 2 आधार पर इस पॉइंट में 2 चीज़ों को बताई गई। जैसे कि आप सभी जानते होंगे या पहले भी चर्चा की गई कि सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन को एक्सप्रेसली बार किया जा सकता है या इम्प्लाइडली बार किया जा सकता है। जहाँ पे एक्सप्रेस बार किए जाने की व्यवस्था है वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लेजिस्लेशन की मंशा देखा जाना आवश्यक है और वो मंशा उस एक्ट या स्टैट्यूट जिसके द्वारा सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन को बार किया जा रहा है उसके स्कीम को देखे जाने से क्लियर होगा। उस चीज़ के स्कीम को, उस एक्ट के स्कीम को देखे जाने से ये क्लियर होगा और कोर्ट को इस पर भी विचार करना चाहिए। दूसरी जो बात बताई गई इसमें कि जहाँ पे इम्प्लाइडली बार है, जहाँ पे किसी चीज़ को इम्प्लाइड रूप से बार, जहाँ पे सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन को इम्प्लाइडली बार किया गया, वहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेशन की मंशा को ही देखा जाना आवश्यक नहीं होगा या लेजिस्लेशन की मंशा ही एक रेलिवेंट फैक्टर नहीं होगा, बल्कि सफिशिएंसी ऑफ रेमेडी भी इसमें देखा जाना होगा कि क्या वो ट्रिब्यूनल सफिशिएंट इसमें रेमेडी दे पा रहा है या नहीं। और एक चीज़ जो बात इसमें बताई गई कि यदि उस एक्ट या स्टैट्यूट से कोई एक राइट क्रिएट किया जा रहा है या एक लायबिलिटी क्रिएट की जा रही है, तो क्या उसके इन्फोर्समेंट के या उस राइट के इन्फोर्समेंट के या लायबिलिटी के इन्फोर्समेंट के लिए कोई इसमें मैकेनिज्म दिया गया या नहीं, कोई एक व्यवस्था दी गई या नहीं, कोई एक फोरम इसमें बनाया गया या नहीं जिसके सामने ये यदि उस राइट पे कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसके बारे में कोई एप्लीकेशन दी जा सके या रिड्रेस उसको किया जा सके। और साथ ही ये व्यवस्था दी गई या नहीं कि उस राइट और लायबिलिटी के संबंध में जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे, जो भी क्वेश्चन उत्पन्न होंगे, वो रिड्रेस किए जा सकते हैं या नहीं। यदि ये सारी व्यवस्था है, ये सारे प्रावधान उस एक्ट में या उस स्टैट्यूट में किए गए हैं, तो उस मामले में सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार करेगा। जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस मामले में टेस्ट जो दूसरा बताया है वो ये। एक और बात इसमें बताएगी कि किसी प्रोविजन के अल्ट्रा वायरस होने का कोई भी प्ली किसी ट्रिब्यूनल के सामने नहीं उठाया जा सकता। और जो बात इसमें बताएगी कि जहाँ पे किसी प्रोविजन को या किसी स्टैट्यूट को या किसी एक्ट को जिसके द्वारा कोई ट्रिब्यूनल बनाया गया या कोई एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाई गई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी जाए, वहाँ पे जिस मैटर को देखने के लिए वो ट्रिब्यूनल बनाया गया था उस मैटर पे सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा और फिर से वो जुरिसडिक्शन उसका एक्लूड हो जाएगा सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन। इसके आगे जो पॉइंट बताए गए वो टैक्सेशन वगैरह के टैक्स के कलेक्शन और असेसमेंट के बारे में ही कि उस मामले में भी सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं होगा। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट जो बात इसमें बताई गई कि an exclusion of the jurisdiction of the civil court is not readily to be inferred unless the conditions above set down apply। ये जो भी ऊपर कंडीशन बताए गए वो सारे पूरे होने चाहिए, कभी जाके जो है इस मामले में ये माना जाएगा कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है। ये रमेश गोविंद राम वर्सेस SHM वक्फ AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 2897 का मामला है। इसमें भी वही बात बताई गई कि भले ही वो जैसे कि पहले भी चर्चा की गई कि भले ही किसी ट्रिब्यूनल
कि ऑर्डर को फाइनल मान लिया गया, स्टैट्यूट में ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि किसी ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश अंतिम है, लेकिन इसके बावजूद सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन ये देखने के लिए रहेगा कि क्या ट्रिब्यूनल के द्वारा पारित किया गया आदेश उस एक्ट में दिए गए प्रावधान के अनुरूप है या जो सेटल्ड प्रिंसिपल है ऑफ लॉ है उनका पालन किया गया है अथवा नहीं। इस चीज को चैलेंज, यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है तो इस चीज को चैलेंज किया जा सकता है सिविल कोर्ट के सामने और सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन इस मामले में रहेगा। राजस्थान एसआरटीसी वर्सेस बालमुकुंद बैरवा 2009 फॉर एससीसी 299 के मामले में भी यही बात बताई गई कि एक जनरल प्रिजम्पशन है सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बारे में कि सिविल नेचर के सारे सूट के ऊपर सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन है, और यदि कोई पार्टी इस चीज को चैलेंज करती है तो ये राइट उस पार्टी के ऊपर होगा इस चीज को साबित करने का कि उस मैटर पे सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है। ये ओनस उस पर्सन पे जाएगा, उस डिफेंडेंट पे जाएगा जो कि ये प्ली लेके आ रहा है कि उस पर्टिकुलर मामले में सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है। एक ये बात आती है कि कुछ मामले में सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन शुरू से ही नहीं रहते हैं और कुछ मामले में जो ऐसे भी हैं जिसमें सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन है, सूट पेंडिंग है या एप्लीकेशन पेंडिंग है और उस प्रोसीडिंग के दौरान किसी समय पे सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन खत्म हो जाता है या बात कर दिया जाता है। इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, जहाँ पे कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन शुरू से नहीं है और जहाँ पर कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन आरंभ में तो है लेकिन एक स्टेज के बाद से बीच में ही किसी एक्ट के माध्यम से स्टैट्यूट या स्टैट्यूट के माध्यम से उसका जुरिसडिक्शन हटा दिया जाता है। यहाँ पे जो उसका इफेक्ट होगा वो ये है कि जहाँ शुरू से ही सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है वहाँ उस कोर्ट के द्वारा पारित किया गया सारा ऑर्डर, सारा डिसीजन जो है वो नल एंड वॉइड होगा, और दूसरे मामले में जहाँ पे कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बाद में हटाया गया वहाँ पे सिविल कोर्ट का वो ऑर्डर या वो डिसीजन जो कि तब उसके द्वारा पारित किया गया तब दिया गया जबकि उसके पास जुरिसडिक्शन था वो इन्फोर्सेबल होगा, वो वैलिड होगा और उसकी एक लीगल एंटिटी है। तो इन दोनों में थोड़ा सा एक अंतर जो है वो ध्यान में रखना होगा। पहले जो चर्चा की गई कि जो सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन है वो एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड हो सकता है, ये बात भी ITI लिमिटेड वर्सेस सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड 2002 5 SCC 510 के मामले में बताया गया। पहले ये चर्चा हो चुकी है और आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्वारका प्रसाद अग्रवाल वर्सेस रमेश चंद्र अग्रवाल AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 2696 पेज नंबर 2701 में भी ये बात बताई गई कि जनरल जो प्रिंसिपल है कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा और यदि सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अभाव की बात की जाए या उसके नॉन एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो सामान्यतः ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं लेना चाहिए कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए और उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव उसके इन्फ्लुएंस के साथ चलना चाहिए कि किसी मैटर में सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन है। सीताराम वर्सेस छोटा बहादुर यादव का एक मामला है जो सेक्शन 49 CH एक्ट के संबंध में है। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये मामले हम लोग के सामने आते भी हैं कि जो जिस भी लैंड के बारे में डिस्प्यूट है उसके बारे में डिफेंडेंट ये प्ली लेके आता है कि ये जो मैटर है वो ऐसे लैंड के बारे में है जिसके बारे में धारा सेक्शन 4(2) का पब्लिकेशन हो गया है CH एक्ट का और इस मामले में सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है। इसी चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि यहाँ सेक्शन 49 CH एक्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि जहाँ किसी लैंड के बारे में यदि नोटिफिकेशन हो गया है कि वो लैंड चकबंदी के अधीन आ गई है तो वहाँ पे जो भी मैटर होंगे टेन्योर होल्डर के राइट और टाइटल के बारे में उस मामले में सिविल कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं होगा और ऐसे सारे मैटर के बारे में भी सिविल कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं होगा जो कि उसके ऐसे टेन्योर होल्डर होने के नाते या ऐसे टेन्योर होल्डर के राइट और टाइटल से रिलेटेड हो। तो ये चीज इस मामले में क्लियर की गई है। कभी कभी ये अल्टरनेटिव रेमेडी की भी बात आती है कि यदि कोई अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है उस कंडीशन में क्या व्यवस्था होगी। तो जहाँ पे अल्टरनेटिव
रेमेडी की बात आ रही है, वहाँ पे दोनों फोरम जिसके पास वो रेमेडी अवेलेबल है उन दोनों को पावर होगा, वो दोनों उस मैटर में अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी पार्टी ने किसी एक फोरम को चुन लिया है तो उस कंडीशन में उसके पास ये राइट नहीं है कि वो दूसरे फोरम में भी जाके वो रेमेडी सीख करे, वो रिलीफ सीख करे या उसके लिए कोई एप्लीकेशन दे। ये बात बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस लेखी मानी दास, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस लेखी मानी दास 2003 SEC 640 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया। आगे आल्डो वोगल वर्सेस जिमी डे AIR 1989 बॉम्बे 108 का मामला है, जिसमें कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये होल्ड किया कि यदि कोई मैटर ऐसा है जो कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों के परव्यू में आता है, वहाँ पे सिविल कोर्ट को ही बेहतर फोरम है जहाँ पे कि किसी उस मैटर को डिसाइड कराया जा सके। इफेक्ट क्या होगा? अभी तक जुरिसडिक्शन की बात आ गई, सिविल नेचर के सूट की बात आ गई, वो कोर्ट, उस कोर्ट के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली जिसमें कोई सूट फाइल किया जा सकता है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में भी चर्चा हुई, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बारे में चर्चा हुई। जुरिसडिक्शन का टेस्ट क्या होगा, कैसे उस पर हम लोग तय करेंगे या कैसे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देखना है कि इस मामले में सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं। उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉ लेट डाउन किए गए उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर चर्चा हुई। अब ये बात आ रही है कि उसका इफेक्ट क्या होगा। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि जो जुरिसडिक्शन वो हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा था, टेरिटोरियल, पेक्यूनियरी और सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। जो सेक्शन 21 है वो ये बताता है कि ऑब्जेक्शन हैज टू प्लेस ऑफ सुइंग, यानी कि यदि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के आधार पे यदि कोई प्ली ली जाती है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के आधार पे किसी ऑर्डर को चैलेंज किया जाना है, तो सेक्शन 21 के हिसाब से वो एट द अर्लीस्ट स्टेज किया जाना चाहिए, या यदि उस मामले में इशू का सेटलमेंट होना है तो उस सेटलमेंट से पहले या उस सेटलमेंट तक होना चाहिए। साथ में ये भी इसमें प्रावधान किया गया कि ऐसा न किया जाए तो न्याय का हनन होगा, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं होगा कि ऐसे ऑर्डर को बने रहने दिया जाए। तो ये जो ग्राउंड बताया गया टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में। और दूसरा जो है इसी तरह से एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के साथ साथ पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट के बारे में भी, यदि पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट के आधार पे कोर्ट के जुरिसडिक्शन को यदि चैलेंज किया जा रहा है, कोई आक्षेप लगाया जा रहा है, तो ऐसा जुरिसडिक्शन, ऐसा आक्षेप, ऐसा ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट स्टेज किया जाना चाहिए। या यदि उस मामले में यदि इशू का सेटलमेंट होना है तो उस सेटलमेंट से पहले या उस सेटलमेंट तक हो। और इस मामले में भी ये देखा जाना है कि यदि उस जो भी लैक है, उस जुरिसडिक्शन में जो कमी है, उसको यदि बने रहने दिया जाए तो न्याय का हनन होगा। इस मामले में ये भी शो किया जाना आवश्यक है। तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन दोनों के मामले में ये है कि इसको एट द अर्लीस्ट स्टेज किया जाना चाहिए। यदि इशू का सेटलमेंट होना है तो उससे पहले या उस स्तर तक किया जाना चाहिए, और तभी जो है अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट जो है इस पे विचार करेगा। जो तीसरी जो बात बताएगी वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में बताएगी कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसका लोकल लिमिट्स नहीं है उस मैटर पे कि वो उस पे अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करे। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के जुरिसडिक्शन के ऊपर यदि आक्षेप किया जाना है तो ये भी एट द अर्लीस्ट स्टेज किया जाना चाहिए। और इसमें भी ये साबित करना आवश्यक है कि यदि इस आदेश को बने रहने दिया जाएगा तो न्याय का हनन होगा। उसके आधार पर हम लोगों ने देखा कि जो सेक्शन 21 में जो बात बताई गई उसमें लैक ऑफ पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात बताई गई। दूसरी जो बात सेक्शन 21 में जो बात बताई गई उसके अलावा जो एक जुरिसडिक्शन के ऊपर जो एक आक्षेप लगाया जाता है डिफेंडेंट के द्वारा या दूसरी पार्टी के द्वारा, वो ये है कि कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के अलावा इस पर्टिकुलर मामला जो है वो लिमिटेशन एक्ट से भी बात करता है। यानी कि लिमिटेशन एक्ट के आधार पर भी
किसी राइट के इन्फोर्समेंट को चैलेंज किया जा सकता है, उसके बाद में एक ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है दूसरी पार्टी के द्वारा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लैक ऑफ जुरिसडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर वाली जब बात आएगी तो फिर वही सेक्शन 9 में सिविल नेचर वाले सूट की बात आएगी कि वो सारे सूट जो सिविल नेचर के हैं उस पर सिविल कोड का जुरिसडिक्शन है। यदि सिविल नेचर का सूट वो नहीं है तो उस मामले में सिविल कोड का जुरिसडिक्शन नहीं होगा। और ये एक इतना इम्पॉर्टेंट मैटर है कि इसके आधार पे यदि इस चीज़ को चैलेंज किया जाए, इसके आधार पे यदि कोर्ट के डिसीजन या ऑर्डर को चैलेंज किया जाए तो ये उसका परिणाम ये होगा कि यदि ये कोर्ट पाती है कि जिस मैटर में डिसीजन दिया गया उस सब्जेक्ट मैटर पे कोर्ट का जुरिसडिक्शन ही नहीं है तो उसके द्वारा पारित किया गया आदेश नल एंड वॉइड होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 340 में ये स्पष्ट व्यवस्था दी कि जो भी डिग्री पारित किया जा रहा है बिना जुरिसडिक्शन के वो नलिटी है, नल एंड वॉइड है, उसको किसी भी ढंग से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। यही चीज आगे जो है वो फोर्स शोर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में भी इसी चीज को और विस्तृत ढंग से ऑनरेबल कोर्ट ने ये किया है, इसको विस्तार से बताया है कि जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जुरिसडिक्शन नहीं है वहाँ पे वो डिसीजन या जो भी डिग्री है उसके रूट पे हैमर करता है और वो उसको नल एंड वॉइड बना देता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि बिना जुरिसडिक्शन के यदि कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो वो नल एंड वॉइड होगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं जैसे कि यदि किसी बाउंड्री वगैरह के डिमार्केशन की बात है, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, ज्यादातर मामले यही आएंगे आपके सामने जहाँ पे कि जहाँ की पार्टीज के बीच में प्रॉपर्टीज के बाउंड्रीज की बात है, उसका डिस्प्यूट है, वहाँ पे वो सिविल कोर्ट को और इसमें एडजुडिकेशन का पावर दिया गया है। ये ऑनरेबल कोर्ट ने ई अच्युतानंद नायर वर्सेस पी नारायणन नायर के मामले में 1987 का मामला है। इसमें ये होल्ड किया कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाउंड्री बिटवीन टू एडजेसेंट ओनर्स इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर टेनेबल इन सिविल कोड whether or not the plaintiff himself is certain about his boundary। भले ही plaintiff अपने बाउंड्री के बारे में सर्टेन ना हो तो भी ये इस तरह का विवाद जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो सिविल कोड के जुरिसडिक्शन में आएगा। अब ये बात आती है एक दूसरी की डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के बारे में सिविल कोड का क्या जुरिसडिक्शन है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के ऊपर यह है कि जहां डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को चैलेंज किया जा रहा है वहां पे ऐसा सूट सिविल कोर्ट में नहीं लाई करेगा, वहां पे ये सिविल कोर्ट में बार किया गया है। और ये भी बात बताएगी कि किसी भी प्रोसीडिंग को डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में यदि कोई चार्ज फ्रेम किया जाता है या कोई प्रोसीडिंग इसमें अपनाई जाती है तो वहां पे उस चीज को चैलेंज सिविल कोर्ट में नहीं किया जा सकता। ये बात बताएगी आरसी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में AIR 1976 का ये मामला है। ये भी होल्ड किया गया कि a civil court cannot go into the question of malafide of employer in framing charges against the employee। वक्फ एक्ट का मामला आता है अपने वहाँ सिविल कोर्ट में। ये वक्फ एक्ट का भी जो मामला है वो जो भी वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर है उसमें भी सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार करेगा। वक्फ जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसको सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है, उसको सिविल कोर्ट ही माना गया है और वो सारे पावर दिए गए हैं जो कि CPC में एक सिविल कोर्ट को दिए गए हैं। यानी कि इस मामले में वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने मैटर हैं उसको आइडेंटिफिकेट करने के लिए, उसमें डिग्री पारित करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने का पावर वक्फ एक्ट को दिया गया है। कई बार ये भी आता है कि जो जिस नॉर्मल कोर्स में ये प्रिजम्पशन है कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन है, लेकिन कई बार ये भी होते हैं कि कोई लॉ बना के, कोई इनैक्टमेंट करके, कोई स्टैट्यूट बना के या कोई किसी एक्ट के माध्यम से सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन हटा लिया जाता है या उन परिस्थितियों में परिवर्तन आता है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा जब हम
सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन को तय करते हैं या सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन को देखा जाना होता है। लक्ष्मेश्वर प्रसाद वर्सेस केशवर लाल AIR 1941 का मामला है ये। इसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि सूट के पेंडेंसी के दौरान यदि कोई चेंज होता है लॉ में तो उस पर कोर्ट को विचार करना चाहिए और उसके हिसाब से फिर आगे इसमें कोर्ट प्रोसीड करेगी। ये कई बार ये होता है कि जब सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया उस समय कोर्ट का पावर नहीं था और बाद में फिर प्रोसीडिंग के दौरान या कुछ समय बाद जो है वो सिविल कोर्ट को पावर आ गया, उसमें वो दे दिया गया। ऐसा एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया कि इस मैटर में सिविल कोर्ट को जुरिसडिक्शन होगा, तो जिस भी डेट से वो जुरिसडिक्शन ग्रांट किया गया सिविल कोर्ट को, उस डेट से उस मैटर को, उस सूट को देखने का पावर सिविल कोर्ट को होगा। ये मामला सुधीर जी अंगूर वर्सेस M संजीव AIR 2006-351 में होल्ड किया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। अभी तक तो ये बात आ रही थी कि एक्ट को देखना है, यदि किसी एक्ट के माध्यम से सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार किया गया उसके स्कीम को देखना है, लेजिस्लेशन के इंटेंशन को पता लगाने के लिए। साथ में अभी ये देखें, वो तो ठीक है कि किसी एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया, लेकिन ये चीज प्रिंट में कैसे आएगी, ये चीज ये सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन डिसाइड करने के लिए हमारे पास जो ग्राउंड रहता है या हमारे पास जो मटेरियल है वो क्या होता है, वो प्लेंटिफ के द्वारा जो पेश किया जा रहा है कोर्ट के सामने वही होता है और उसी के आधार पे कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है कि उस पर्टिकुलर मैटर में उसका जुरिसडिक्शन है अथवा नहीं है। तो उस प्लेंट में क्या देखा जाना है, क्या उस प्लेंट के साथ किसी मटेरियल की आवश्यकता होगी ये तय करने के लिए कि सिविल कोर्ट को जुरिसडिक्शन है या नहीं, या उस मैटर में किसी एविडेंस को भी देखा जाना आवश्यक होगा। क्या कोर्ट प्लेंटिफ से अपेक्षा कर सकती है कि इस क्वेश्चन को तय करने के लिए कि क्या कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं, कोई एविडेंस भी वो दे, या दूसरी पार्टी से एप्लीकेशन लेने के लिए कोर्ट आगे बढ़ेगी, या डिफेंडेंट से ये कोर्ट कहेगी कि भाई आप इस मामले में एप्लीकेशन दीजिए या एविडेंस दीजिए इस मामले में। तो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि पूरे प्लेंट को देखा जाना है, जो उसका सब्सटेंस है उसको देखा जाना है और उसी के आधार पर कोर्ट को डिसाइड करना है। ये नहीं इसमें देखा जाना है कि प्लेंटिफ ने क्या रिलीफ मांगी, यानी कि प्लेंटिफ के रिलीफ के आधार पे कोर्ट ये डिसाइड नहीं करेगी कि इस पर्टिकुलर मैटर में कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं है। उसको उस प्लेंट के पूरे सब्सटेंस को देखना है, प्लेंट के एनवायरनमेंट को देखना है और किसी चीज की जरूरत इस मामले में नहीं है। ये इलाहाबाद का भी एक केस है, उमर खान वर्सेस इद्रिस मोहम्मद गनी AIR 1980 इलाहाबाद, पेज नंबर 89 है। एक और बात आती है कि वो कौन सा स्टेज है, जैसे अभी चर्चा हुई कि वो कौन सा स्टेज है जिसके आधार पे जिस स्टेज पे इस चीज को तय किया जाना हो। जहां तक कोर्ट का प्रश्न है तो ये सबसे पहले ही ये चीज आ जाती है कि कोर्ट जो है स्वयं ये तय करे कि उसका जुरिसडिक्शन है या नहीं। और इसीलिए आप लोगों ने ये पाया होगा कि जब प्लेंट फाइल किया जाता है उसमें ऑर्डर 7 रूल 1 की जो अपेक्षा है उसके हिसाब से वो जुरिसडिक्शन वाला पॉइंट भी प्लेंटिफ को मेंशन करना होता है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, जुरिसडिक्शन, लिमिटेशन और सब्जेक्ट मैटर, ये सारी चीजें उस प्लेंट में बताया जाना प्लेंटिफ के लिए आवश्यक है। और जो फर्स्ट स्टेज हो जाता है इंक्वायरी का, इस चीज को देखे जाने का कि कोर्ट को जुरिसडिक्शन है या नहीं, वो मुंसरीन का लेवल होता है। मुंसरीन के द्वारा उसकी जांच की जाती है और उस प्लेंट की, और उसके आधार पर एक रिपोर्ट लगा दी जाती है कि कोर्ट, आप देखते भी होंगे प्लेंट के पीछे वाले हिस्से में जब फाइल किया जाता है कोर्ट में, आपके सामने पेशकार फाइल पेश करेगा तो आप प्लेंट के पिछले वाले हिस्से में पहले पन्ने के पीछे आप ये देखते होंगे कि मुंसरीन के द्वारा रिपोर्ट लगाई गई। उसमें ये लिखा जाता है कि ये मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, इस मामले का मूल्यांकन इतना है जो कि न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार में है, और इस सूट का वादकरण दिनांक फला को हुआ जो कि समय सीमा के अंदर है। और साथ साथ ये भी है कि जो वैल्यूएशन वाली जो बात इसमें बताई गई कि इस बात का मूल्यांकन इतना है
और जिस पे इतनी कोर्ट फीस दी गई है। तो बाद का जो सूट का वैल्यूएशन दोनों पर्पज से है आवश्यक। एक तो जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट है, उस पर्पज से भी सूट का वैल्यूएशन किया जाना आवश्यक है, और वैल्यूएशन ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फीस, कोर्ट फीस के पर्पज से भी वो सूट का वैल्यूएशन इंपॉर्टेंस होता है। तो वो फर्स्ट स्टेज जो स्क्रूटनी का हो जाता है आपके पास, वो मुंसलिम के द्वारा जैसे ही रिपोर्ट दी गई या मुंसलिम के स्टेज से या मुंसलिम की रिपोर्ट आपके सामने पेश हुई, वो एक स्टेज हो जाता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं मुंसलिम की रिपोर्ट, क्या आप मुंसलिम के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई आप उससे बाध्य हैं? नहीं, लॉ ये अपेक्षा करती है कि कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन का फैसला खुद करे। मुंसलिम के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो एक क्लरिकल वर्क है, और उसके आधार पे आप प्राइमा फेसी तो ये पा सकते हैं कि आपका जुरिसडिक्शन है या नहीं है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि कई चीज़ों की, कई तथ्यों की जानकारी मुंसलिम को नहीं होती है या वो नहीं लिख पाते हैं इस मामले में कि कोर्ट को जुरिसडिक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे कोर्ट को या जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको उस प्लेन का एवरमेंट देखना होता है। उस प्लेन के एवरमेंट के हिसाब से ये तय करना होता है कि इस पर्टिकुलर मामले में उसका उस कोर्ट को जुरिसडिक्शन है या नहीं, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है या नहीं, पेक्युलियर जुरिसडिक्शन है या नहीं, उसका सब्जेक्ट मैटर कैसा ऐसा है जिस पे कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकती है या नहीं। यहाँ पे बात आ गई सिर्फ कोर्ट तक। एक और स्टेज होता है जहाँ पे कि डिफेंडेंट अपीयर हो चुका रहता है केस में, उस प्रोसीडिंग में प्लेंटिफ के द्वारा जो भी पैरवी की गई उसके अनुक्रम में, उसके कॉन्सिक्वेंस में डिफेंडेंट अपीयर होता है। और जो सबसे पहला जो आक्षेप करता है डिफेंडेंट, वो कोर्ट उस सूट के मेंटेनेबिलिटी के बारे में करता है। वो एक एप्लीकेशन देगा ऑर्डर 7/11 की, और जिसमें वो कोर्ट के जुरिसडिक्शन के ऊपर भी चैलेंज करेगा बाकी अन्य बातों के अलावा, जिसको हम लोग एक अलग उसमें देखा जाएगा ऑर्डर 7/11 के ऊपर। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में ये देखा जाना होगा कि जो ऑर्डर 7/11D में जो बात बताएगी कि बार्ड बाय लॉ, उस चीज को डिफेंडेंट रेज करता है, एक ऑब्जेक्शन रेज करेगा, एक एप्लीकेशन देगा। कई बार ये होता है कि जो डिफेंडेंट के द्वारा एप्लीकेशन दी गई या जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया, वो चीज प्लेंट के एवरमेंट से ही तय हो जाती है। तो जहां प्लेंट के एवरमेंट से ही तय हो जा रही है चीज, वहां पे कोर्ट उसके हिसाब से एक डिसीजन अपना ले लेता है कि इस पर्टिकुलर मामले में उसका जुरिसडिक्शन है अथवा नहीं है। दूसरी जो बात आती है कि इस मामले में लॉ ये भी है कि ठीक है, डिफेंडेंट ने जो भी ऑब्जेक्शन रेज किया उससे ये अपेक्षा नहीं की जाएगी कि इस पर्टिकुलर मामले में कोई एविडेंस दे। ठीक है, तो जहां प्लेंट के एवरमेंट से ही ये चीज क्लियर हो जा रही है, वहां पे एक कोर्ट का इस मामले में डिसीजन आ जाता है। सूट और ये कोर्ट के द्वारा ये पाया जाता है कि इस पर्टिकुलर मामले में कोर्ट का जुरिसडिक्शन है। और आगे हम लोग बढ़े कि ये चीज जो है वो 7/11 के एप्लीकेशन से तय नहीं हो पा रही है, तो डिफेंडेंट के द्वारा जो भी WS फाइल किया जाएगा उसमें भी वो ये भी लेके आता है कि पर्टिकुलर जो सूट है वो ऑर्डर 7/11 से बात कर रहा है, या सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बात कर रहा है, या सेक्शन 331 UPZA से बात करेगा, या सेक्शन 49 जो चकबंदी CH एक्ट से बात करेगा। ये सारी चीजें वो लेके आता है। तो लॉ ये है, ऑर्डर 14 रूल 2 में ये देखा जाएगा। ऑर्डर 14 CPC में इशू फ्रेम करने वाली व्यवस्था दी गई है। तो जब इशू फ्रेम करने वाली बात आती है तो उसमें इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ दोनों की बात आती है। इशू ऑफ लॉ कई ऐसे जो इशू हैं जो कोर्ट के जुरिसडिक्शन को हिट करते हैं। तो ऑर्डर 14 रूल 2 ये व्यवस्था करता है कि जहाँ पे कि कोई ऐसा इशू है जो कि जुरिसडिक्शन के बारे में है या लीगल कोई इशू है, वहाँ पे पहले इसको तय कर लेना चाहिए। अब सपोज कि यहाँ पे डिफेंडेंट के द्वारा जो डिफेंस ने अपने WS में जो प्ली की गई है या जो भी रेज किया गया पॉइंट, उसके हिसाब से एक ये इशू बना कि क्या वादी का वाद धारा सेक्शन 49 CH एक्ट से बात कर रहा है। तो पहली स्टेज तो उसके द्वारा ये थी कि उसने 7/11 की एप्लीकेशन दी और वो चीज तय नहीं हुई, या उस चीज को डिसाइड करने के लिए आपके पास पर्याप्त मैटर नहीं था उस 7/11 की एप्लीकेशन के स्टेज पे।
इस स्टेज पे जहाँ पे कि इशू फ्रेम हो जा रहा है, वहाँ दोनों पार्टी का ये राइट है, दोनों पार्टी की ये ड्यूटी है कि जो भी वो रेज कर रहा है इशू, उसके सपोर्ट में एविडेंस वो पेश करे, क्योंकि जिस पार्टी का जो इशू है वो उस पार्टी को ही साबित करना है। यहाँ पे यदि कोई एविडेंस दी जाती है उस इशू के सपोर्ट में डिफेंडेंट के द्वारा, यहाँ पे इस स्टेज पे कोर्ट को जजमेंट पारित करते समय या जो प्रिलिमिनरी इशू के तौर पे जो लीगल इशू है उसको डिसाइड करने की जहाँ बात आ रही है, वहाँ पे जो भी एविडेंस दिए जा रहे हैं पार्टीज के द्वारा, उस पर कोर्ट विचार कर सकती है। और उस स्थिति में फाइल पे जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो भी एविडेंस अवेलेबल है, उसके आधार पे कोर्ट जुरिसडिक्शन का इशू तय करेगा। तो यहाँ पे हम ये पाते हैं कि हमारे पास 3 स्टेज हो गए जुरिसडिक्शन के इशू को तय करने के लिए। एक तो मुस्लिम का स्टेज हो गया जो कि वो रिपोर्ट लगा रहा है, दूसरी बात जहाँ पे कि हम मुस्लिम की रिपोर्ट को जांच रहे हैं, तीसरा जहाँ हम वो प्लेंट को देख रहे हैं, प्लेंटिव के द्वारा जो भी प्लेंट दिया गया, चौथा स्टेज वो है जहाँ वो डिफेंडेंट अपीयर हो जा रहा है, उसके द्वारा 711 की एप्लीकेशन दी जा रही है, और 5वां स्टेज वो है जहाँ पे कि डिफेंडेंट के द्वारा WS फाइल किया जा रहा है और एक जुरिसडिक्शन का इशू फ्रेम किया जा रहा है। तो इन सभी स्तर पे हम लोग उसका जुरिसडिक्शन का इशू डिसाइड कर सकते हैं। तो इन सब सारे स्टेजेस पे कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन के बारे में एक डिसीजन दे सकता है। सेक्शन 21 में जो अपेक्षा की गई है कि ऑब्जेक्शन जो भी जुरिसडिक्शन के बारे में जो भी ऑब्जेक्शन है उसको एट द अर्लीस्ट स्टेज रेज किया जाए, ये डिफेंडेंट से अपेक्षा की गई है। और कोर्ट इस जुरिसडिक्शन के इशू को डिसाइड करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि कोर्ट डिफेंडेंट से अपेक्षा करे कि कोई एप्लीकेशन उसकी तरफ से आए या वो अपने WS में कोई प्ली ले। ये जिम्मेदारी कोर्ट की है कि वो जुरिसडिक्शन वाला पॉइंट खुद तय करे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पियर लाइनर्स वर्सेस मनारामा 2004 का मामला है, ये 2004-3 SCC 172 में ये होल्ड किया कि जहाँ पे सूट जो है वो प्राइमा फेसी बार्ड बाय लॉ है, वहाँ पे उसको खत्म कर देना चाहिए शुरू में। अब कुछ जो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जहाँ पे सिविल कोड के जुरिसडिक्शन को बार किया गया। तो सिविल कोड पहली चीज तो हम लोग को वही सेक्शन 9 में ये मिल जाती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन्ड हियर इन करके जो CPC के जो प्रावधान है उसके अधीन रहते हुए वो सेक्शन 9 की व्यवस्था दी गई है। तो उस CPC में जो व्यवस्था दी गई उसको हम लोग देख लें। रेस जुडिकेटा का मामला है, सेक्शन 11 में CPC में ये व्यवस्था दी गई जहाँ की कोई मैटर इन इशू किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा चुका, उस मैटर के बारे में कोई फ्रेश सूट उसी वही पार्टी दोबारा नहीं ला सकती। सेक्शन 12 में भी ये कहा गया कि किसी कॉज ऑफ एक्शन के बारे में यदि कोई फर्दर सूट जो है वो बार किया गया है, वहाँ पे भी उस कॉज ऑफ एक्शन के बारे में कोई सूट नहीं लाया जा सकता। सेक्शन 21A CPC में भी आप लोगों ने देखा, पहले चर्चा हुई कि जहाँ टेरिटोरियल या पेक्यूलियर जुरिसडिक्शन के आधार पे किसी डिग्री को चैलेंज नहीं किया जाता, यानी कि उसके आधार पे कोई सूट लाने से बाहर किया गया है। सेक्शन 47(1) CPC में ये व्यवस्था दी गई कि जहाँ एग्जीक्यूशन के सेटिस्फैक्शन या एग्जीक्यूशन की बात आ रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात आ रही है, तो उसके बारे में कोई किसी सेपरेट सूट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो इशू वो क्वेश्चन उसी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। जहाँ रेस्टिट्यूशन का मामला आता है जहाँ पे वहाँ पे उस कोर्ट के द्वारा उसके लिए भी कोई सेपरेट सूट नहीं फाइल किया जाना है, बल्कि उसी कोर्ट में वो मामला आएगा जिस कोर्ट के द्वारा वो पहले फैसला दिया गया था, जैसा कि सेक्शन 144(1) CPC में कहा गया। ऑर्डर 2 में जो व्यवस्था दी गई कि किसी कॉज ऑफ एक्शन के बारे में या कोई रिलीफ यदि वो सीख कर सकता था और उसने छोड़ दिया पार्ट प्लेंटिफ ने, तो उस क्लेम के बारे में वो फिर फर्दर सूट नहीं ला सकता, ये चीज बाहर कर दी गई। ऑर्डर 9 रूल 8, ऑर्डर 9 रूल 9, ये दोनों भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जहाँ ऑर्डर 21 रूल 97 और ऑर्डर 21 रूल 99 दोनों इस मामले में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे पोजीशन दिए जाने की बात आ रही है, वहाँ पे यदि कोई रेजिस्टेंस किया जा रहा है तो
तो जो भी उस पोजीशन और रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जो भी क्वेश्चन है वो उसी को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और इसके लिए किसी सेपरेट सूट की व्यवस्था नहीं है। ऑर्डर 23 में ये व्यवस्था है कि विड्रॉल ऑफ सूट के बारे में बात कही गई है कि जहां प्लेंटिफ जो है वो बिना कोर्ट के परमिशन के यदि अपना सूट विड्रॉ करता है वहां पे उसी कॉज ऑफ एक्शन पे उसको सूट लाने से बार किया गया है। ऑर्डर 34 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कि मेयर डिक्लेरेशन का कोई सूट नहीं फाइल किया जा सकता है। आरडीडी भी एक्ट है जिसमें भी कि ये बार किया गया है बैंकिंग जो कंपनीज हैं उनको जो भी डेप्ट वगैरह उनके द्वारा दिए जा रहे हैं उसके रिकवरी वगैरह का कोई सूट जो है वो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में फाइल किया जाएगा न कि सिविल कोर्ट में। तो यहाँ पे भी एक बार की जाने वाली बात है। सरफेसी एक्ट का सेक्शन 34 है जिसमें कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार किया गया है। इसी तरह से सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 है यूपी पब्लिक मनीज रिकवरी ऑफ ड्यूज एक्ट 1972, इसमें भी सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार किया गया है। सेक्शन 85 वक्फ एक्ट का मामला है जिसके वक्फ एक्ट के बारे में पहले भी चर्चा की गई कि इसको सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन दिया गया है और जो भी वक्फ प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी मामले हैं जो भी डिस्प्यूट है उस मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल को ही पावर दिया गया है, उसी को जुरिसडिक्शन है सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन यहाँ पे बार किया गया है। इसी तरह से इनकम टैक्स का मामला हुआ या कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मामला हुआ या फैमिली कोर्ट का मामला हुआ, यहाँ पे भी सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार किया गया है। सेक्शन 330 है यूपी जेडए एक्ट का, उसमें भी सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट जैसा कि सारे जिलों में एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जो भी मोटर दुर्घटना वगैरह होती है उसमें सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार है और जो भी रेमेडी इसमें अवेलेबल है वो ट्रिब्यूनल के सामने ही वो फाइल किया जाएगा। हालांकि इसमें ट्रिब्यूनल को जो पावर दिए गए हैं वो सीपीसी के दिए गए हैं। एक चीज़ और क्लियर करना जरूरी होगा कि जहाँ पे भी किसी एक्ट के द्वारा कोई ट्रिब्यूनल बनाया गया और उसमें ये मेंशन किया गया कि उस ट्रिब्यूनल को कोर्ट के सिविल कोर्ट के सारे पावर होंगे, वहाँ पे भी ये माना जाएगा कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन उस पर्टिकुलर मामले में बार कर रहा है। तो ये जुरिसडिक्शन का इशू है, एक इम्पॉर्टेंट इशू है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि शुरू में ही टेकअप कर लेना चाहिए बोर्ड को और हमेशा इस मामले में जागरूक रहना चाहिए कि जो भी मैटर हमारे सामने आ रहा है क्या उस मैटर को टेकअप करने के लिए, उस मैटर को एडजुडिकेट करने के लिए हमारी अथॉरिटी है या नहीं, जुरिसडिक्शन है या नहीं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सूट का नेचर क्या है, सिविल नेचर का है या नहीं है, पेक्यूलियरी जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर का जुरिसडिक्शन, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जो लॉ इसमें बताए गए, जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि जुरिसडिक्शन के इशू को तय करने के लिए क्या क्या देखना होगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। और किस किस स्टेज पे जो प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक जो चीज़ें आती हैं हमारे सामने कि क्या इस मामले में एप्लीकेशन आएगी या एप्लीकेशन का हम वेट करेंगे या यदि एप्लीकेशन आ भी जाती है ऑर्डर 7/11 की या इस मामले में कोई इशू बनता भी है तो उसको कैसे हम लोग डील करेंगे। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपके जो शंकाएँ होंगी वो कुछ दूर हुई होंगी और इस मामले में जो भी क्वेरी होगी आप ईमेल से JTRI को फॉरवर्ड करें, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी।